हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जोलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17 एंड 16 इन सबके लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ एक बात और, अगर आप डीयू की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन लास्ट ईयर की पेपर, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्व कर ही लो। ओके, रही बात टॉपिक्स की, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो बीएससी की बुक्स है, ओके, तो जो बीएससी के अंदर आपने जो बुक्स यूज़ की है उन्हीं बुक्स से टॉपिक्स आप अच्छे से देख लो, तो आपका ये डीयू वाला एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो डीयू बायोकेमिस्ट्री के पेपर भी सॉल्व कर लो। अगर फिर भी आपको टाइम मिलता है तो बीएचयू एमएससी जोलॉजी के पेपर भी सॉल्व कर लो। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, हाँ, डीयू की जो पेपर जो एग्जाम लेवल है थोड़ा डीप होता है कंपेयर टू बीएचयू, बट ये है कि बीएचयू एंड डीयू का जो पेपर है उसका जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ओके, तो अगर आपको टाइम मिले तो बीएचयू एमएससी जोलॉजी के पेपर भी सॉल्व कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन बॉडी फ्लूइड बिकॉज इट टेंड टू। तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। तो आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स की होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एक होता है आपका पेसिव ट्रांसपोर्टर। नाउ जो पेसिव ट्रांसपोर्टर होता है वो अगेन 3 टाइप्स के होता है। कितना? 3 टाइप्स का। दैट इज द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये वाला जो पोर्शन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वैसे मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है कि व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जब हम अगर कोई आपको सिंपल सा कोई बेसिक, अगर कोई आपको पूछे कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंट क्या है ना, तीनों तो पेसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है, बट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन है मीन्स यहाँ पे जो डिफ्यूज हो रहा है दैट इज अ गैसेज मॉलिक्यूल। ओके, तो गैसेज मॉलिक्यूल या फिर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ सेकेंड इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ध्यान रखना वो सिलेक्टिव मैनर में होता है एंड मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ओके, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ तो ये जो पेसिव ट्रांसपोर्टर है ये 3 टाइप्स के, इनकी कुछ खास बातें होती है। क्या क्या होती है? पहली चीज़ तो ये कि इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। व्हाट? हाई टू लो। ओके, अगर हाई टू लो जा रहा है मीन्स यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हो रहा है आपके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, कैसे? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना। एंट्रोपी वही है, इंक्रीज होती है ना, एंड जो एनर्जेटिक फेवरेबल है उसमें जो एनर्जी की नीड है वो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ऑप्शंस में जाते हैं तो डिफ्यूजन क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ कि हाई टू लो जाना और अगेंस्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, मूव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज ये कैसा होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अब ये 3 ऑप्शन है, इंक्रीज लोकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलिमिनेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन क्या होता है? कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट ये क्या होता है कि अब इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलिमिनेट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वो हाई टू लो जो मॉलिक्यूल जाता है ना, हाई टू मॉलिक्यूल जाता रहता है, तो इस कंडीशन में वो जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती, जब दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन नहीं आ जाती, तब तक वो हाई टू लो जाता रहेगा। जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए मीन्स जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो ऑल ओवर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसको एलिमिनेट कर लेता है। ओके,
until the concentration gradient has been eliminated, जब तक डिफ्यूजन होगा जब तक वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एलिमिनेट ना कर ले। जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलिमिनेट हो जाएगा मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, एलिमिनेशन, एलिमिनेट और कंसंट्रेट ग्रेडियंट। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फेलर ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन इन बॉडी रिजल्ट इन। तो होम्योस्टैटिक इसका मीन्स क्या होता है, होमो नाम के अंदर ही मीन है कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसको कांस्टेंट रखने, कांस्टेंट होता है, दैट इज द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। ओके, तो जब भी अगर ये होम्योस्टैटिक रेगुलेशन फेल हो जाता है मीन्स इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, रिजल्ट इन डिजीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। Now, question number third. A single body cavity so both digestive and distribution of digested food is found in. तो सिंगल बॉडी कैविटी है जहाँ पे उसकी जो डाइजेस्ट सिस्टम है एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, है ना। जिसकी जो ओपनिंग होती है एक ही होती है, तो ये है हाइड्रा के अंदर। ओके, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर दे रखे बॉथ डाइजेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इज फाउंड इन हाइड्रा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू। तो जो फ्रॉग के अंदर जो हैंड लिम्ब की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि देखो ये सुंदर सा अच्छा सा आपका डायग्राम दे रखा है ना फ्रॉग का। तो यहाँ पे क्या है कि ये जिसकी लेग है ना, तो ये वाली बॉन तो नॉर्मल है, नॉर्मल जो बॉन होती है वो तो ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जिसकी वजह से इसका जो बॉन लेंथ है, जो लेग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बॉन है, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कैल्सिकेनियन, है ना यहाँ पे, और ये दिख रहा है, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, दैट इज द लॉन्ग सेट ऑफ एस्ट्रिकल्स एंड द कैल्सिकेनियम। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेल लैक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, SER, अब SER है तो उसके अंदर क्या हुआ कि क्या चीज़, अगर उसके अंदर कुछ फंक्शन में इनबैलेंस आ गया तो किस चीज़ की कमी रहेगी। तो SER का क्या होता है, कुछ मैंने आपको बोला था कि उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ध्यान रखना है ना, गोल्जी के, SER के, इन सब की कुछ जितने भी ऑर्गेनल्स है उनके फंक्शंस लर्न कर लेना। ओके, तो पहले से समझा रखा है। एक फंक्शन है इसका कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस, वो भी ग्लिसरॉल। ओके, नाउ थर्ड है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस, ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कैल्शियम आयन रेगुलेशन, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो SER के अंदर होते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, क्या मैंने बोला, स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस स्टेरॉइड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ सेल लैक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नॉट एबल टू, तो ये अगर SER नहीं होगा तो ये इसका सिंथेसाइज नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। ध्यान रखना ये जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है ना, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है दैट इज द साइटोक्रोम P450। वो क्या करता है, एक्टिव ड्रग को मीन्स नॉन पोलर ड्रग है, जो एक्टिव ड्रग है उसको इनएक्टिव में मीन्स पोलर में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द हर्शेस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स दैट। तो आपको पता है कि हर्शेस के एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला था कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रूव किया था। इन्होंने क्या बोला कि जो DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, है ना, जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, question number 7. Which one of the following process does not take place? तो plays in 5 to 3 prime direction। तो आपको पता है कि जो 5 to 3 prime direction में RNA एप्लीकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, निक ट्रांसलेशन होता है, बट RNA एडिटिंग का आप सिंपल मीन्स आप ऐसे समझो कि वापस चेक कर रहे हो। ओके, मीन्स यहाँ पे प्रूफ रीडिंग हो रही है, और प्रूफ रीडिंग कब कौन सी डायरेक्शन में होती है, वो होती है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, है ना, थोड़ा उल्टा हो जाता है वो। मीन्स अब ये mRNA सिंथेसिस हो गया, अब वापस चेक करना है कि कोई न्यूक्लियोटाइड मीन्स अलग से तो नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट तो नहीं है, तो वही प्रूफ रीडिंग होती है। तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होता है करेक्ट। ओके,
Now question number 8, which of the following is common in honeybee, obelia and the jellyfish? तो तीनों में क्या कॉमन चीज़ होती है? तीनों के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, एक से ज़्यादा फॉर्म, दैट इज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सो ऑप्शन नंबर डी सी है आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ पिरामिड विच ब्रॉड बेस इंडिकेट. क्वेश्चन रिपीटेटिव है, सेम एज इट इज लाइन है ना, वही बोलती हूँ कि लास्ट ईयर की पेपर सॉल्व करो. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो पिरामिड है ना, पिरामिड का जो बेस है, यहाँ पे आपको पता है, वापस एक बार बताती हूँ, वेट. ये जो पिरामिड है यहाँ पे रहते हैं यंग, मीन्स यहाँ पे होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन, ओके. फिर आता है रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन, फिर आता है ओल्ड एज मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ब्रॉड बेस है, यहाँ वाला जो एरिया है, वहाँ पे कौन रह रहा है? तो श्योर सी बात है, यहाँ पे कौन रह रहा है? यहाँ पे रह रहा है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन, मीन्स यंग वन रह रहे हैं, ओके. एंड उसका जो नंबर है वो कैसा है? हाई ज़्यादा है ना. तो यहाँ पे जो है वहाँ पे नंबर भी उसकी हाई है एंड ग्रैब भी यंग बन रहा है. तो ऑल ओवर आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर यंग के नंबर ज़्यादा हो, ओके, एंड यंग हो एंड उसके नंबर ज़्यादा हो. तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, ओके. सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट, बी है आपका करेक्ट, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट दैट एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड एज. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, ओके. तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, तो जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स है ना, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी तक रहेगा, ओके. कैरिंग कैपेसिटी का मीन्स होता है वहाँ तक उसकी जो नंबर है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी, ओके. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या होगा, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसके नंबर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे कैरिंग कैपेसिटी तक की सर्वाइव करता है, ओके. क्यों करता है? आपको ही पता है कि अगर सपोज कर लो आप ह्यूमन की पॉपुलेशन देख लो, ओके. एक घर के अंदर अगर 10 लोग रह रहे हैं, ओके, एक घर के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, अगर उसकी ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा? अगर एक घर के अंदर 10 लोग रहना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? स्पेस की कमी आ जाएगी, है ना, रहने में प्रॉब्लम आएगी. सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा कि फूड, एक कमाने वाला अगर एक होगा, खाने वाले अगर 10 होंगे, तो वही है कि वो प्रॉपर वे में उसको फूड प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, तो ऑल ओवर फूड की लिमिटेशन आ जाएगी, है ना. फिर अगर ज़्यादा लोग रहेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे कि यहाँ पे मैं रहूँगा, यहाँ पे मैं रहूँगा, तो ऑल ओवर कॉम्पिटिशन आ जाएगा. तो वही चीज़ है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है ना, किसी अगर उसकी टॉलरेंट कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ गई है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे मीन्स हर चीज़ आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना. तो यही चीज़ है, वो एक कैरिंग कैपेसिटी तक ही उसकी पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है, ओके. सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ अ पेस्ट दैट एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड, कहाँ तक सपोर्ट करेगी? कैरिंग कैपेसिटी तक, ओके. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यंग वन डिप्टेरा इज कॉल्ड. तो डिप्टेरियन के अंदर कौन आता है जिसकी टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, है ना, 2 विंग्स होते हैं ना. तो उसका एग्जाम्पल कौन है आपका? वो हाउस फ्लाई होता है, वो डिप्टेरियन में आती है. उसका जो लार्वा होता है दैट इज द मेगोट लार्वा, है ना. सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेलुलर ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके अंदर होता है? लाइसोसोम में होता है ना. सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट. Now, question number 13, which endocrine gland develop from outgrowth of epithelial lining the roof of buccal cavity? तो कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है फ्रॉम द बकल लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइन से? कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है? वो होती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके. तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है डेवलप फ्रॉम द रैकेट पाउच, ओके. एंड ये रैकेट पाउच किसका होता है? एक्टोडर्मल एविजिनेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स. ओरोफेरिंक्स वही है कि बकल कैविटी, है ना. तो एंड माइग्रेशन टू जॉइन द न्यूरोफाइसिस. सो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट. अगर पिट्यूटरी का पूछते तो पिट्यूटरी में क्या आता? पिट्यूटरी में क्या आता? फ्रॉम द न्यूरल सेल एज एन आउट पाउचिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ओके. सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है फर्स्ट करेक्ट. Now, question number 14. A bacteriophage, if integrated into cellular genome, is referred to as. इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोफेज. तो प्रोफेज की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? बैक्टीरियोफेज जीनोम इंसर्टेड
and integrated into a circular bacterial DNA chromosome or exit as an extra chromosome plasmid. Okay, so option number 4 होता है आपका correct. Now, question number 15. The nerve track that connect two live cerebral hemisphere in human is called. इसको हम बोलते हैं that is the corpus callosum. Okay, so option number D है आपका correct. क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेस्पेक्टिव एक्स एंड वाई ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन आर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y दे रखा है, x दे रखा है एंड यहाँ पे y दे रखा है. तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है जो NH2 को कन्वर्ट करता है NO2 माइनस, फिर NO2 माइनस को कन्वर्ट करता है NO3 एंड ये यूजेबल फॉर्म होती है. जो फ्री नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होता है ना, तो वो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोसोमाज है ना, तो ये क्या करता है, ये करता है आपका जो अमोनिया है उसको NO2 में कन्वर्ट करेगा, फिर ये जो नाइट्रोबैक्टर है वो NO2 माइनस को NO3 में कन्वर्ट करेगा. ओके, तो ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट. Now, question number 17. Which of the following sequence most accurately describe glycoprotein processing in eukaryotic cell? Okay, तो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसाइजेशन कहाँ पे होता है, वही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक, फिर ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल सिस गोल्जी के अंदर, है ना, फिर गोल्जी से ट्रांस गोल्जी, तो यही होता है, ये प्रोसेस होती है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट. पहला आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक, देन ट्रांसपोर्ट, फिर सिस. एक चीज़ ध्यान रखना, ई आर से अगर कोई भी वेसिकल ट्रांसफर हो रहा है इनटू द गोल्जी, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी कॉप साइकिन, किसके थ्रू, कॉप साइकिन. ओके, अगर गोल्जी से ई के अंदर हो रहा है दैट इज थ्रू दी कॉप फर्स्ट, तो ये लर्न कर लेना, बहुत काम आएगा. ई से अगर गोल्जी में ट्रांसफर होता है थ्रू दी वेसिकल ऑफ कॉप सेकेंड, COP सेकेंड. ओके, एंड गोल्जी से वापस पीछे आ रहा है दैट इज अ कॉप फर्स्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट. Now, question number 18. Which of the following reaction is used in conversion? तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम. तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है. ओके, ये क्या करता है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेगा. ओके, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. तो ये कौन सा एंजाइम है, ये है आपका ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेस. ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट. ओके, सॉरी बी है ना, नहीं सी करेक्ट है ना, यहाँ पे गलत लिख लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. ऑप्टिमल फॉर एजिंग थ्योरी प्रेडिक्ट दैट प्रीडेटर. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्योरी है फॉरेजिंग है ना, यहाँ पे स्पेस आ गया गलती से, वेट, स्पेस आ गया. ओके, ना, तो ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी इज द बिहेवियर. यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ये क्या होता है ना, ये एक थ्योरी है, इज द बिहेवियर इकोलॉजी मॉडल दैट हेल्प टू प्रिडिक्ट हाउ एन एनिमल बिहेव when searching for food. Although obtaining food provide the animal with energy, searching for the capturing of the food require both energy and the time. Okay, तो all over यहाँ पे क्या है, प्री हैंडलिंग टाइम इज अ शॉर्ट कंपेयर टू सर्चिंग टाइम. ओके, प्री हैंडलिंग टाइम कम लगता है कंपेयर टू सर्चिंग टाइम से. सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. द मेट्रोप्राइट इज. तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या होता है कि आपने जब इकाइनोडर्म्स देखा होगा, है ना, उसके अंदर दैट इज द पार्ट ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट. तो मेट्रोप्राइट्स क्या है, ये आपका इज द पार्ट ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट. ये क्वेश्चन अभी 2020 के अंदर BHU MSc Zoology के अंदर पूछा गया था. ना, क्वेश्चन नंबर 22. ओके, वही है कि सेम नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल होता है सेम होता है. 22. इन कम्युनिटी सक्सेशन इफ दे रन
run their full course. The number of species first increase but even totally decreased because. तो क्या हुआ कि सक्सेशन के टाइम जो स्पीसीज है एकदम से उसके नंबर बढ़े बट फिर वापस से उसके नंबर डिक्रीज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि देखो जब नंबर इंक्रीज हुए, अगर ज़्यादा मात्रा में हाई क्वांटिटी में अगर नंबर इंक्रीज होंगे तो स्पीसीज के बीच में क्या होगा? कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कंपटीशन की वजह से वापस उनके नंबर आपस में लड़ मीन्स फाइट कर लेती है। ओके, तो वो ये होता है कि नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कॉलोनाइजेशन इज फॉलो बाय कॉम्पिटिशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 23 अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। पायरुवेन आर डिजीज कॉज एज एंड कंपोज ऑफ, तो वो होता है आपका प्रोटीन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 24 सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया है ना, आपको पता है कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वो भी है उसका जो वो भी उसकी जो 6 पोजीशन ऑफ द बीटा चैन। ओके, तो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है इन दी ऑप्शन नंबर बी, वैलिनिन फॉर ग्लूटामिक एसिड एट 5th पोजीशन ऑफ बीटा चैन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज करेक्टली मैच, तो यहाँ पे कौन सी करेक्टली मैच दिख रही है? वो है आपका यहाँ पे देखो काला आजार, टिप्नोसोमा, सिसिफ्लाई है ना। तो काला आजार नहीं होता है ना, वो स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर अगेन क्या दे रखा है? स्लीपिंग सिकनेस, लेस्मीनिया, सिसिफ्लाई। लेस्मीनिया नहीं आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा आएगा, तो ये होगा नहीं। थर्ड में क्या दे रखा है? काला आजार, लेस्मीनिया, सैंडफ्लाई, तो ये एकदम करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। तो वही है कि जो पैरासाइटिकल डिजीज है, वेक्टर है, ये कुछ रिपीटेटिव बार बार आ जाता है कि ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होती है, सिसिफ्लाई का कौन होता है, काला आजार किसके थ्रू होता है, तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना, तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ओके, ट्रिप्नोसोमा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। अलग कोई बर्ड के थ्रू, कोई अलग अलग कोई क्या होता है, अलग अलग उसकी स्पीसीज होती है ना, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने बात की टोटल 25 क्वेश्चंस की। ओके, तो जो मेरी नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वही है, अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अगर आपके पास 2015 का अगर पेपर हो तो वो आप मुझे सेंड कर देना, है ना, मेल के थ्रू। अगर यहाँ पे जो 2014 का पेपर है, बहुत से स्टूडेंट कहीं कहीं मुझे किसी ने मेल किया था 2015 का पेपर ऐसे ही दिखता था ना, तो कंफ्यूज मत हो ना। वो कोई ये जो पेपर है वो आपका 2014 का है, 2015 का नहीं है। ओके, तो अगर आपको इस टाइप का पेपर मिले तो समझ लेना वहाँ पे 2015 भले ही लिखा हो, बट ये कौन सा पेपर है वो आपका है 2014 का है। ओके, क्योंकि 2015 का भी पेपर मैंने देखा है वो थोड़ा अलग है। ओके, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो ऑल ओवर ये जो मैंने पेपर कराया वो 2014 का ही है, 2015 का नहीं है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।